गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैम ओके, तो मनीशंकर बताओ कि हम लोग लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे थे? आप बताइए। मनीशंकर झा, आप बताइए लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे थे? मनीशंकर केवल बताएगा पहले। मैम मैं गांव से 3 दिन हुए अटेंड किए हुए। आप लास्ट क्लास में थे तो मनीशंकर? नो मैम। लास्ट वीक मैम मैं इसी वेडनेसडे को? स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, आप नहीं थे। नो ओके मैम। ओके, तो फिर मुझे कौन बताएगा? आ, आदित्य। आदित्य 9th ए बताएंगे कि लास्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे थे? आदित्य 9th ए, आप बताइए बेटा कि हम कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे थे? आप भी नहीं अटेंड किए थे? आदित्य, यस। अभिषेक आप बताइए, मुझे तो पता है कि आपको पता होगा। मैम लहासा की ओर। यस। कौन सा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे थे? लहासा की ओर। इसके लेखक कौन है अभिषेक? राहुल सांकृत्यन। राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, तो इसका हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था उस दिन, हमने सारांश रिवाइज कर लिया था। चौथा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करने जा रहे थे, क्लास ऑफ हो गई थी। चौथा मैम क्वेश्चन इसका चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 है बेटा। लहासा की ओर चैप्टर नंबर 2 है। ओके मैम। क्षितिज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया, ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं लास्ट वीक। ठीक है, अच्छा ये ओके मैम। बताइए सभी की नोटबुक कंप्लीट है? हमारा गुड कोर्स मॉर्निंग तो मैम। मैम कंप्लीट है। गुड मॉर्निंग अमीश। बाकी बच्चों का? मैम स्टार्ट है, कंप्लीट नहीं है। स्टार्ट है, कंप्लीट नहीं है। मैम कंप्लीट है। ओके, और सभी की आवाज आनी चाहिए। बादल, यस मैम। आपका कंप्लीट है कि नहीं बेटा? मैम कंप्लीट नहीं है, शुरू कर दे करना। ओके, हिमांशु लोहिया। हिमांशु लोहिया, आपका कंप्लीट है कि नहीं बेटा, और आपकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूव हुआ? यस मैम। आपका हिंदी का काम कंप्लीट है। कल सबकी कॉपी, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज लेके बैठेंगे और वीडियो ऑन करके सभी लोग दिखाएंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। सारे बच्चे बैठेंगे, प्रियंका, अंजलि, अमृता, सभी सभी। मुझे पता है कि इन गर्ल्स का तो कंप्लीट है, ये हमेशा भेजती हैं अपना काम, लेकिन फिर भी कल सभी लोग लेके बैठेंगे अपनी मैम नोटबुक। मैं भी तो भेजता हूँ। हाँ हाँ, आप भी भेजते हैं, अच्छे हैं आप। भेजबे करेगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, लहासा की ओर का। तो मणिशंकर आप पूछ रहे थे कि कौन सा चैप्टर है बेटा? ये चैप्टर 2 है। क्या आपको इसकी स्टोरी पता है मणिशंकर? यस मैम।
क्या आपको इसकी स्टोरी पता है, सारांश पता है, कहानी नो मैम। नहीं पता है? लहासा की ओर जो नामक चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन है। और इसमें क्या कहा जाता है? तिब्बत की यात्रा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आप ये कल कहानी पढ़ के आएंगे मणिशंकर। ओके मैम। और कल आप मुझे बताएंगे कि क्या समझ में आया है आपको। ओके मैम। ठीक है मैम कल मेरा कॉपी भी चेक होगा? हाँ, जहां तक आपने कंप्लीट किया और आगे कंप्लीट कर लेंगे। आज पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है हिंदी का, तो कल सबकी कॉपियां चेक होंगी। ठीक है, मैम आप हिंदी का सिलेबस ग्रुप में सेंड कर देना। हिंदी का सिलेबस बेटा बता तो दिया है, हिंदी में है ही कितना, थोड़ा सा मैम फिर सिलेबस है हिंदी। मैम भूल जाते हैं मैम, ग्रुप में सेंड कर देना मैम, याद रहेगा। बुक लेके नहीं बैठे हो बादल? मैम बुक खो गई है, घर पर ही है, अभी नहीं बैठा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसमें से हमारे ना कुछ चैप्टर कट कर दिए गए हैं, बहुत कम चैप्टर है, बस 4 चैप्टर क्षितिज के गद्य खंड से है और 3-4 चैप्टर पद्य खंड से है। मैं बता दूंगी, भेज दूंगी लिख के। ठीक थैंक यू है, मैम। ओके मैम। चलिए। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? बाकी बच्चे बताएं। यस मैम। लेखक ने, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, ठीक है, जो उसका मित्र था सुमति, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? बताइए। मैम शायद पिछली बार उनको रास्ता मिल गया होगा, इस बार उनको रास्ता नहीं मिला होगा सर मैम। पापा पापा ओके, और कोई? और कोई बच्चा? सुष्मिता, अंकित, आरती, अभिषेक? देखो, शेखर विहार में सुमत के बहुत से यजमान रहते थे। यस, आरती ने हैंड रेस किया। आरती आप बताओ। आरती सिंह बताओ बेटा, आपने हैंड रेस किया है, यस मैम। बताइए मैम आंसर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका मैम, क्योंकि अगर वह वहां जाते तो उन्हें थोड़ा समय लगता है, 1 हफ्ते तक, 1 सप्ताह तक मैम उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। और मैम लेखक ने दूसरी बार जाने से मैम, इसलिए लेखक ने दूसरी बार उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अकेले रहकर मंदिर जाना चाहते थे। मंदिर में रखी मैम, हाँ, जो वहां पे पोथियां रखी हुई थी, हाँ मैम, उसको उनका पढ़ना चाहते थे। अध्ययन करना चाहते थे। यस यस, आपने सही बताया कि शेखर विहार में सुमत के बहुत से यजमान रहते थे, जिनके पास जाकर सुमति गंडा बांटते थे। ठीक है, तो बोध गया से लाए गए इन गंडों को बांटने में अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने पहली बार उनको जाने से, उनके यजमानों के पास जाने से रोका था। दूसरी बार लेखक को शेखर विहार में एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गईं। कितनी पोथियां मिल गई थी? 103। 103। तो इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए, उनसे मतलब उसको अध्ययन करके उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता थी। तो लेखक उस समय
इनके अध्ययन में इतना रम चुका था, मतलब इतना डूब चुका था, उसको बहुत ही एंजॉय करके पढ़ रहा था, इसलिए उसने दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। ओके, पहली बार समय लगता और दूसरी बात वो खुद ही उन पोथियों में अपने आप इतना डूब गया था, पढ़ने में इतना लीन हो गया था कि उसने सुमति को जाने से नहीं रोका, यही कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम हाँ बताओ बादल। मैम वो जब उस समय ना भारतीय को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा। और वो जब रास्ता वो एक बार वो रास्ता भी भटक गए थे, उसका भी दिक्कत सामना करना पड़ा। और कोई बच्चा? अंकित बताइए। और कोई बच्चा बताए, कोई भी बताए। अमृता, अंजलि, सुष्मिता। यस आरती, आप बताइए। मैम हैंड उनका रेस किया। उनका घोड़ा बहुत आलसी था, इस वजह से मैम लेखक अपने साथियों से मैम बिछड़ गए थे और अकेले रास्ता भूल गए थे। ओके, और मैम पॉइंट। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से उन्हें भीख मांगनी पड़ी। और मैम चोरी के डर से मैम उन्हें लोग कहीं ठहरने की जगह भी नहीं दे रहे थे। और मैम वह भिखारी के वेश में यात्रा कर रहे थे। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कौन कौन सी, ध्यान से सुनो। लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करना पड़ा। ओके, दूसरा, उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। डाकुओं के भय मतलब डाकुओं का डर था। तीसरा, उसे रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत को देखते ही कुची कुची 1 पैसा कहकर उससे भीख मांगनी पड़ी। भिखमंगे के वेश में था, इसलिए भीख मांगनी पड़ी। तीसरा, उसका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया था, जैसा कि आप लोगों ने बताया। नेक्स्ट है, समय से ना पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। फिर है, वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लादकर यात्रा करनी पड़ी थी। और अंतिम है, उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी, जैसा कि आप लोगों ने बताया। तो इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तिब्बत की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। मैम उस समय छुआछात भी नहीं था, जाति प्रथा भी नहीं थी मैम। कोई भी मैम औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। कोई भी उपचरित व्यक्ति किसी के घर के अंदर जा सकता था, लेकिन मैम भिखमंगे को चोरी के डर से कोई घर में घुसने नहीं देता था। यस, सही बताया आपने। और कोई 1-2 पॉइंट और कोई बताओ इसके अलावा। बताइए बच्चों। तो कौन कौन से उस समय समाज में प्रस्तुत यात्रा के वृतांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि, पहला जैसे आपने बताया बादल, उस समय की तिब्बती समाज बहुत खुला था, जिसमें जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बातें ना थी। ठीक है।
दूसरा, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थी। ये भी आपने बताया बादल। नेक्स्ट है, जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। चाय तो पिला देते थे, ठीक है, लेकिन अपने घर में अगर कोई जान पहचान नहीं है तो उनको रात में रुकने का सहारा नहीं देते थे, आश्रय नहीं देते थे, ठहरने के लिए जगह नहीं देते थे। नेक्स्ट है, वहां पे एक चीज और बहुत फेमस था समाज में, मदिरा पान एक छंड एक शब्द आया था ना चैप्टर में, का रिवाज था। वो एक नशीली पेय पदार्थ थी, वो वहां पर लोग पीते थे। नेक्स्ट है, लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। ठीक है, जैसा कि सुमति उसका जो लेखक का मित्र था वो लेकर के आता है, सब जगह पे बांटता है, ऐसा लोगों का उसमें विश्वास था। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैम लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गए थे। यस, मैम का लेखक पुस्तक, हाँ सही है, यानी कि बादल के पास अब बुक है ना बादल? नो मैम, मेरे को याद था, एक बुक नहीं है। आपको याद था? अच्छा, यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे बादल। तो हमारा सेकंड चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया दो बैलों की कथा, सेकंड हम लोगों ने पढ़ लिया लहासा की ओर। ओके, इसका रिवीजन हो गया है। अब हम कौन से चैप्टर पे आएंगे? चैप्टर नंबर 3 तो हमारा कट है, उपभोक्ता की हुआ की। चैप्टर नंबर 4 सांवले सपनों, हाँ चैप्टर 4 सांवले सपने की यादें, सांवले सपने की फोर्थ यादें। पे आएंगे, चैप्टर नंबर 4। मैम आज ग्रुप में आप सिलेबस प्लीज भेज देना मैम। ठीक है बेटा, भेज दूंगी। जो जो चैप्टर आ रहे हैं केवल मैं उन्हीं का नाम लिख के भेज दूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। एक मिनट, सांवले सपनों की याद, जिनके जिनके पास बुक है वो खोल लें। यस मैम, हो गया, खोल लिया मैम। हाँ, सांवले सपनों की याद के लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। कौन है? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन। तो इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? इस मैम कहानी, प्राध्यापक रहे। हाँ बताओ। मैम प्राध्यापक मतलब? प्राध्यापक मतलब? यस मैम। प्राध्यापक जो अध्यापक से ऊपर के पोस्ट होते हैं उनको बोलते, ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य हो गए। ओके, यस मैम। बताइए इस चैप्टर में कौन सा मेन शब्द किसके बारे में आया है, कौन सा मेन नाम है? जाबिर हुसैन ने इस चैप्टर में किसके बारे में लिखा है? मैम चिड़िया के बारे में। चिड़िया के बारे में। हाँ, और कोई? मैम सलीम। हाँ सही बताया अभिषेक ने, किसके बारे में लिखा है? सालिम अली के बारे में, है ना? यस मैम। कि वो क्या थे, वो पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, है ना सालिम अली?
तो उनके बारे में लिखा है। ओके, तो पाठ का सारांश मैं बताऊं कि पहले आप लोग बताएंगे? आप लोग बताइए, कोई कौन बताएगा, फिर मैं बता दूंगी ठीक से। यस, कौन बताएगा पाठ का सारांश? सुष्मिता, श्रेया, प्रियंका, कोई भी बताइए। किसी को नहीं याद है कहानी? किसी को नहीं याद है ये? मैम याद है तो बताओ। मैम। ये कहानी स्टार्ट होती है मैम जब वो सलीम जब छोटे थे, तब मैम वो जब उन्होंने एक अपने मैम वो जो गुलेल से एक चिड़िया को जख्मी कर दिया था, जिससे वो मर गई थी। उसके उसके अभाव से वो इतने उनके उसके प्रभाव से इतने वो भावुक हो गए कि उन्होंने फिर बाद में जाके कहते पक्षी प्रेमी बन गए मैम। हाँ, सही बताया आपने अमीश। शुरू का और देखो। और उनकी पत्नी बोलती थी कि वो मुझसे ज्यादा पक्षियों को ज्यादा प्यार करते हैं। सही बताया आपने। तो सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। जो सालिम अली थे वो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी प्रेमी थे। तो यह संस्मरण जून 1987 मतलब 1987 में सालिम अली के मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। ओके, जब सालिम अली की मृत्यु हो गई उसके बाद लिखा गया। तो सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु, सालिम अली कौन थे? लेखक के क्या थे? मित्र थे। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। ओके, जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, वो सालिम अली को पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ क्या माने हैं? पर्यावरण प्रेमी भी, कि उनको नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह है जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। मतलब ये उनके मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जीवन भर अपने कंधों पर इस सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए, मतलब पूरे जीवन भर किस तरीके से सुनहरे पक्षियों के पंखों के पीछे वो भागते रहे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और अंत में अपने जीवन के अंतिम समय में किस तरीके से वो मौत की गोद में जा बसे। इस सोए पक्षी को जगाना भी नहीं चाहेगा कोई भी, कह रहे कोई भी इस सोए पक्षी को,
मतलब कि सालिम अली को एक पक्षी का रूप मान लिया है जाबिर हुसैन ने कि इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात में दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नजर से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस बात से सालिम अली दुखी रहते थे। अब लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद तो दिलाता है ना। उसी तरीके से कृष्ण की बांसुरी में से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। 100 साल की उम्र में उनकी मौत किससे हुई थी? कैंसर से हुई थी। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तथा पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? तहमीना, की मदद से बनाई थी। वह पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वो एक बार केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने के लिए वो वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए गए थे। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई कि कितने ये प्रकृति के बारे में कितनी ज्यादा इनको चिंता है। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा है और न पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? तो सालिम अली की आत्मकथा का उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी थी, उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ कहने को कहा। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली D.H. लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा, बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। जो पाठ में जिनके बारे में चर्चा की गई है, एक और पक्षी प्रेमी D.S. लॉरेंस, उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा और इनकी पत्नी का नाम था, सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। ओके, तो बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो पक्षी प्रेमी बने थे। तो बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। एक बार जब वो छोटे थे, जब आप ये बुक से स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने उनके मामा थे, उन्होंने उनको एक बचपन में एयर गन दी थी, तो उससे एक पक्षी जो थी वो घायल हो गई थी। अब जब वो गौरैया घायल हो गई थी तो उनको देखकर उसके प्रति, उस गौरैया के प्रति इनके मन में करुणा दया जाग उठी और उसको ठीक करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए धीरे धीरे इनके मन में, और पक्षियों के बारे में जानने के लिए इनके मन में जिज्ञासा उठ गई और तभी से ये पक्षी प्रेमी कहलाने लगे। बड़े होकर हमेशा ये उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा इधर से उधर घूमते रहते थे।
उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे, प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयां छूने लगे। प्रकृति के बारे में भी जानने के लिए उनके मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वे भी लॉरेंस की तरह, जो यहाँ पे एक साहित्यकार, प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार के बारे में चर्चा की गई, D.H. लॉरेंस, वो भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। आजीवन मतलब पूरा जीवन। अच्छा ये बताइए, आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? कोई बताएगा? आजन्म, आजन्म, आमरण में कौन सा समास है? बताइए सुष्मिता, आपको भी नहीं आ रहा है? मैम क्या? आजन्म, आमरण, आजीवन में कौन सा समास है? मैम अव्ययभाव समास। मैम आजन्म, मैम अव्ययभाव समास। वेरी गुड। तो आजीवन भ्रमणशील, आजीवन मतलब पूरे जीवन भर। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे, हमेशा इधर से भ्रमण पे वो घूमते रहते थे, जाते रहते थे। उनकी जो उनकी यायावरी, यायावरी मतलब घुमक्कड़ी या घूमने की आदत देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की ही खोज में निकले हैं। मृत्यु के बाद भी और कुछ ही देर में वे अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। तो लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? जो लेखक है जाबिर हुसैन है, जब उनकी डायरी पढ़ते हैं तभी तो वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया जब उनकी डायरी पढ़ते हैं उसके बाद ही तो उनसे वो पूछते हैं, कहते हैं कि तुम सालिम, जब लेखक बिल्कुल चैप्टर के अंत में जब तुम अपना चैप्टर पढ़ोगे उसमें पूछते हैं कि सालिम अली तुम वापस लौट कर आओगे ना? ठीक है, तो इस पाठ में किसके किसके बारे में चर्चा की गई है? सालिम अली के अलावा और किसके बारे में चर्चा की गई है? सालिम अली के अलावा और किसके बारे में चर्चा की गई है? चिड़िया। और चिड़िया। डी जॉन। हाँ अभिषेक बताओ आप। मैम सालिम अली के एक और दोस्त थे मैम, डी जोनस नाम के। D.H. फ्रीडा लॉरेंस लॉरेंस और D.H. लॉरेंस। हाँ, ये प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे, कहते हैं। और सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? फॉल ऑफ स्पैरो। वेरी गुड, फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम बताया गया है? बताइए, मैंने 2 बार अभी सारांश पढ़ते समय बोला था।
सालिम अली की पत्नी का क्या नाम बताएंगे? क्या चीज? अंकित फिर से रिपीट करो। नहीं, फ्रीडा लॉरेंस तो उनकी पत्नी थी। यस, कौन बोल रहा था, बोलो। उनकी जो पत्नी थी सालिम अली की, उनका नाम था तहमीना। ठीक है। यस मैम। फ्रीडा लॉरेंस जो थी वो तो डीएच लॉरेंस की पत्नी थी। यहाँ पे क्या कहा गया कि सालिम अली की आत्मकथा का नाम कहते हैं कि फॉल ऑफ अ स्पैरो है। ये उनकी आत्मकथा है, सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। तो कहते हैं इसी बात से चैप्टर के अंत में आप देखना, सेकंड मुझे याद है मैंने पढ़ाया था इसमें सेकंड लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार डीएच लॉरेंस की मृत्यु की बाद की बात याद आ गई। जब हम सालिम अली की आत्मकथा पढ़ेंगे फॉल ऑफ स्पैरो, तो लेखक कहता है उसी के बाद डीएच लॉरेंस की मृत्यु की बात याद आ गई कि कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। कुछ लोगों ने फ्रीडा लॉरेंस से कहा था, सालिम अली से नहीं कहा, सालिम अली की पत्नी से नहीं कहा था। फ्रीडा लॉरेंस जो डीएच लॉरेंस की पत्नी थी उनसे कहा था। तब फ्रीडा लॉरेंस का क्या जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरिया जानती है। क्यों? क्योंकि डीएच लॉरेंस अब भी सालिम अली की तरह